ये जो क्वेश्चन हम साइंस का पूछ रहे हैं ये 2020 में पूछा जा चुका है फर्स्ट सिटिंग में। उससे ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए हम पूछते हैं क्वेश्चन को, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन कूटपाट द्वारा पकड़ता है। ठीक है ना। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है? वसा पर भी क्रिया करता है। किस पर? वसा पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स। गिल्स या उसको गलफड़ा भी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्विम ब्लैडर। ठीक ना। तो मछली का जो श्वसन अंग है गिल्स है, और तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया। अब मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। अब मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितना होता है? 2। नहीं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? यानी कि देखिए, आधुनिक आवर्त जो सारणी है टेबल वो परमाणु संख्या पर आधारित है, और मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर। नहीं, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने विकसित किया है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? मोजले या मोसले। कहीं कहीं मोजले लोग बोलते हैं, कहीं कहीं मोसले भी नाम देता है। तो मोजले या मोसले दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक ना। कहते कहते लोग अपने अपने भाषा में कहने लगे, उनका नाम भी चेंज कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी? इनमें से सभी। अभी हम जो तीनों बताएं एग्जाम्पल ऑप्शन बोले, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, तो ये तीनों हो जाएगा। संक्षारण से बचने का उपाय भी हो जाएगा। नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि संक्षारण से बचने का उपाय बताइए, तो ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया है, 6 को पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? जो क्षैतिज कतारें होती है उसको आवर्त कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, और क्षैतिज अलग क्या बोलते हैं? आवर्त ना। क्षैतिज का मतलब क्या? लेटा हुआ, ऐसे ना। और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या? सीधा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या होती है कितना होती है? 7। आवर्त की संख्या कितना होता है? 7। एक ट्रिक बताए थे, आवर्त त से आवर्त 7 मिलता जुलता वर्ड है दोनों का लास्ट वाला, है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, वर्ग या समूहों की संख्या 18। ये दोनों याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। ऑप्शन में सोडियम Na है इसलिए सोडियम होगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 1। सोडियम एक अत्यंत अक्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। बस में है ना, इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर ये केरोसिन तेल में डुबोकर सोडियम को नहीं रखेंगे तो जल या वायु की उपस्थिति में वो क्या करेगा? अभिक्रिया करके जलने लगेगा, उसमें आग पकड़ लेगा, वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसीलिए सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए इसको जल में डुबोकर, यानी कि केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या लिख रहा है जी? तो सुनो ध्यान से क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट करके बता रहे हैं ना, मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहा है ऑप्शन में, बस में ना, जो भी क्वेश्चन ऑप्शन में आ रहा है ना उसका पूरा हिस्ट्री बता दे रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको भी जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इस सोडियम ही नहीं, 3 गो जो है धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ज़्यादातर ऐसे विख्यात और प्रसिद्ध कौन है? सोडियम है। तो ऑप्शन में अगर सोडियम रहेगा तो सोडियम देंगे, अगर ऑप्शन में सोडियम ना रहेगा तो कोई और आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2 जो होता है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगर चूना की बात आए तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? COH का। और CaCO3 किसका सूत्र है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 जो होता है
कैल्शियम कार्बोनेट आ जाओ, संगमरमर का और खड़िया, चूना पत्थर, चौक, ये सब का सूत्र है, ठीक ना। तो ये जो CO2 जो है गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। यानी कि जो हम लोग चूना जब हम लोग पानी में डालते हैं तो दूधिया रंग हो जाता है ना, उसमें से एक प्रकार की गैस निकलती है, नहीं निकलता है। अगर व्यक्ति का हाथ उस समय डाल दिया जाए उसमें तो हाथ को जला देगा, इतनी उसमें ताकत, उसमें से गैस CO2 निकलता है साथ में। अब उसकी जानकारी हम कैसे करेंगे कि CO2 निकलता है, तो उस गैस को क्या करोगे कि एक जलता मोमबत्ती को उसके पास लेके जाओगे तो बुझ जाएगा। ऐसा भी होता है, क्योंकि CO2 को उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता नहीं है। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए, कोई भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 10। टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में सिट्रिक अम्ल। और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल। और भी कुछ है क्या? चाय में टैनिक अम्ल। टी से चाय होता है, टी से ट होता है ना, टैनिक। सेव में मौलिक अम्ल। ये सारा है, मतलब 1-2 यहाँ से पूछता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CH4 इंटू 2H2O। हाफ H2 नहीं ना। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, हाँ देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में और जिप्सम में थोड़ा सा कम अंतर है। जिप्सम में CH4 इंटू 2H2 होगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में CH4 इंटू हाफ H2। अब आप लोग को बता देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखे। टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने में, हाथ पैर टूट जाता है उसमें होता है ना प्लास्टर करने में, हाथों को प्लास्टर करने में, मूर्ति के ढांचा या साँचा बनाने में, और दीवारों में जो छिद्र होता है, कहीं कहीं दीवार फट जाता है तो उस छिद्रों को चिकना करने में और बंद करने में, और हाँ खिड़की दरवाजों को छेदों को बंद करने में। तो ये सारा 4 यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। सुन लो, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डील हो जाएगा, ठीक ना। केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्टिव भी है इसमें। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक एक धातु हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 ना, अम्ल हो गया। और जिंक का होता है संकेत Zn, और Zn का परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है, ठीक ना, जिंक का। तो जिंक एक धातु हो गया, सल्फ्यूरिक एक अम्ल हो गया। जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन में H2 है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा C। आगे बढ़ते हैं, H2 तो हाइड्रोजन गैस। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर। अब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। अब विद्युत धारा का, आवेश का, सब बता दिया। विभवांतर का, विभव का वोल्ट। विभवांतर का भी वोल्ट, विभव का भी वोल्ट। और है कुछ और ऐसे मात्रक है फिजिक्स में? लेंस की क्षमता का डायप्टर। प्रतिरोध का ओम तो बतेबे किया। प्रतिरोधकता का ओम मीटर। शक्ति का वाट। ऊर्जा का जूल। अगला क्वेश्चन 14 निम्न, हाँ तो ये वैद्युत प्रतिरोधकता कैसे मात्रक पूछा था, तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 के पास चलते हैं, 14 के पास। तो 14 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। चांदी के तार लगाइए घरों में, एकदम धड़ाधड़ बिजली आएगा, है कि नहीं है? लेकिन महंगा है बहुत ज़्यादा, नहीं खाने के लिए तो जुट नहीं रहा है, तो चांदी के तार कहाँ से लगाएंगे आदमी? तो सबसे अधिक विद्युत धारा जो होता है चांदी में प्रवाहित करता है, सिल्वर में। और चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। परमाणु संख्या 47। सब याद रखना ना, पूछ देता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के पास। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? ऑस्टेड ने। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, 16 क्वेश्चन। ये सिद्धांत भी है कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि पहले वो विद्युत ऊर्जा लेगा, उसके बाद वो अपना मशीन चलेगा ना जी। हाँ आगे 17 निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन के अनुसार एल्युमिनियम, Zn, Fe, Mg। Fe बोले तो आयरन। आयरन के परमाणु संख्या 26। 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बहुते बार पूछा है एग्जाम में ना।
कि आयरन का परमाणु संख्या होता है, या लोहा कहेगा, लोहा का परमाणु संख्या होता है कितना होता है 26। कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन की संयोजकता कितना होती है 4। कार्बन चतुष्फलकीय है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं पहले बताइए। एल्किन और एल्काइन, यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच डबल और ट्रिपल बंध हो, द्विबंध और त्रिबंध, तो एल्किन और एल्काइन। तो क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 18 कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध है, 3 गो आबंध है, तो क्या कहलाएंगे एल्काइन। और 2 गो आबंध रहेगा तो एल्किन, और 1 गो आबंध रहेगा तो एल्केन। एल्केन का सूत्र बताइए। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। एथेनॉल की क्रियाशील मूलक का सूत्र है, एथेनॉल, नॉल लास्ट में नॉन आया है, सिंगल बॉन्ड, ये अल्कोहल ग्रुप का है ना, हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा सिंगल बॉन्ड OH। स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, द्वार कोशिका। अब मान लो कोई भी खुलेगा कि बंद होगा तो इसका डिसाइड द्वारे करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द्वार कोशिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की नेफ्रॉन ना, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। मानवों का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है, वृक्क। एंड्रोजेन क्या है, नर लिंग हार्मोन। जब किसी अभिक्रिया के साथ किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि जब अभिक्रिया हो तो वो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जाकर जुट गया, उसमें वृद्धि हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। अगर ऑक्सीजन की कमी होती तो अपचयन। अम्ल का पीएच मान कितना होता है 7 से, क्षार का पीएच मान, उदासीन बेल का पीएच मान, जल का पीएच मान कितना होता है 7, रक्त का पीएच मान कितना 7.4। और हमारा जो शरीर होता है कितने पीएच के बीच कार्य करता है 7.0 से 7.8। अम्लीय, वर्षा अम्लीय कब कहलाती है, जब उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तब। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 धोने का सोडा का आणविक सूत्र। धोने की बात कहा है तो समझ जाना है कि कभी भी हाथ अगर धोएंगे तो उसमें 10 उंगली की जरूरत पड़ता है, इसलिए उसमें 10 गो जल होगा। नहीं, 10 उंगली की आवश्यकता नहीं पड़ता कपड़ा धोने के लिए। अब कहें कि एक हाथ से धोइए, धुलाएगा कपड़ा, नहीं धुलाएगा, नहीं धुलाएगा, बहुत टाइम लगेगा, अब अच्छा साफ भी नहीं होगा। 10 दोनों हाथ और 10 की होता है, उंगली की जरूरत होता है। इसलिए एक ट्रिक है कि धोने का सोडा में और कुछ खोजिएगा नहीं, उस सूत्र में 10 को जल जरूर खोजना है। कितना जल, 10 जल। तो Na2CO3 × 10H2 किसका सूत्र है, एगो बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग का मतलब खाने वाला, जिसका उपयोग हम लोग खस्ता मतलब पुआ बनाने में, खस्ता बनाने में, नमकीन बनाने में, पकौड़ी तलने में, ये सब में करते हैं। नहीं, आगे मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, नहीं, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, तो वह अम्ल क्या है, मेथनोइक अम्ल। क्योंकि मधुमक्खी या डंक में मेथनोइक अम्ल ही पाया जाता है, इसलिए मेथनोइक अम्ल होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग। यहाँ गला में जो होता है उसको ग्वाइटर भी बोलते हैं। घेंघा रोग का एक नाम है क्या, ग्वाइटर। बात मत करो जी लड़का, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। घेंघा रोग जो होता है, अगर नमक अच्छा क्वालिटी वाला नहीं खाएंगे तो यहाँ पर किसी किसी का देखेंगे इस तरह से ऐसा फूल जाता है, पूरा बड़ा सा हो जाता है, ठीक ना। और उसका कोई इलाज नहीं है, इलाज भी है तो बहुत महंगा इलाज है, कॉस्टली, गरीब आदमी नहीं करा सकता है उसको, बहुत रिस्की है, उसका ऑपरेशन करता है डॉक्टर, उसको काट के वहाँ से हटाया किसी तरह से, बहुत खर्चा लगता है। तो इसलिए नमक अच्छा खाइए कम से कम। निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, इंसुलिन। एंड्रोजन होगा इसका राइट आंसर। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडाशय। निम्नलिखित में से कौन लेंस आवर्धन का सूत्र है, एम।
V बाई U आवर्धन का सूत्र है। आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? आवर्धन मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन कहते किसको है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई का अनुपात क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी की भी ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। किसको? आवर्धन को। आवर्धन क्या बताता है? आवर्धन यही बताता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है, यही पता चलता है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? परितारिका। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? नीला। कम किसका होता है? लाल का। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। लाल कम फैलता है, इसलिए दूर से भी दिखाई देता है ना। लाल का प्रकाश कहीं टावर वगैरह पर लगा होता है तो दूर से दिखाई देता है। इसीलिए आता है क्वेश्चन, एक आएगा क्वेश्चन कि खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? रेलवे का सिग्नल या खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? क्या लिखेंगे इसके आंसर में? मेन इसका दो ही रीजन है। इसका जो प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन का मतलब क्या? तरंग दैर्घ्य अधिक होगा लेकिन प्रकीर्णन कम होगा, और फैलता नहीं है ज़्यादा, और यह दूर से भी देखने पर दिखाई देता है। इसीलिए खतरे का संकेत किस रंग का होता है? लाल रंग का। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 36। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन ना, यानी कि जब सूर्य निकलता ही नहीं, सूर्य क्षितिज में रहता है। क्षितिज के मतलब जहाँ से सूर्य निकलता है, मतलब क्षितिज उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर पृथ्वी और आकाश का दोनों लगता है कि मिला हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जहाँ से सूर्य निकलता है तो हम लोग उस स्थान को क्षितिज बोलते हैं। तो सूर्य निकलने से पहले ही 2 मिनट पहले ही अंदर रहता है, तो उसके बाद हम लोग को प्रकाश मिलता है। और डूबने के बाद भी 2 मिनट तक मतलब दिन रहता है, और उगने से पहले भी 2 मिनट पहले ही मतलब साफ होता है, मतलब दिन हो जाता है। तो 2 और 2 4, यानी कि वास्तविक दिन से 4 मिनट एक्स्ट्रा दिन होता है, एक्स्ट्रा समय होता है। अरे बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित करती धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपरी मुखी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि हमारे घरों में जो भी लाइन आता है वो 220 वोल्ट आता है। कितना वोल्ट? 220 वोल्ट। और प्रत्यावर्ती धारा होता है, एसी होता है, ठीक ना। इसलिए उसको छूने का प्रयास मत करना, कुछ होगा नहीं, बच जाओगे। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं? गर्म जल यानी कि जल को गर्म करना है तो सौर जल वाला तापक वाला मशीन है। सौर जल के मतलब क्या? सूर्य के प्रकाश से गर्म होगा, तो बादल वाले दिन में सूर्य का प्रकाश मिलेगा ही नहीं, तो कहाँ से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बादल वाले दिन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? पवन ऊर्जा। दर्पण के सामने देखो ये आया है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, कल ही बताए हैं। देखा क्या पढ़ रही है? अच्छा वही है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, ना तो समतल अथवा उत्तल, केवल समतल। समतल में कितना ही दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो वो क्या प्राप्त होगा? सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कैसा बनेगा? सीधा। आगे क्वेश्चन नंबर 42। किसी कार्य का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अग्रदीप में क्या है? अग्रदीप मतलब जो लाइट होता है ना, उसमें कौन दर्पण होता है? अवतल। अब यही आ जाएगा कि कार के पश्च दृश्य के रूप में, यानी कि साइड मिरर के रूप में, तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है बताए भी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 42 के बाद 43। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। याद रखेगा, आता भी है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। और क्यों होता है?
नहीं, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो साफ साफ लिखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसका मतलब सेंटेंस बना के लिखेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय यही है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। हरी बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किसके पास? 44। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। अब जब उत्तल को अभिसारी कह दिए तो अजल को क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे, उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? केचुआ। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मटर के पौधा का चुना था। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मानव शरीर के मतलब मानव शरीर में पाया जाता है। यह अवशेषी अंग है, इसका कुछ काम नहीं है। नहीं, तो जब ये बड़ा हो जाता है किसी कारणवश तो बगल में कौन सी आंत होती है? छोटी आंत ना। छोटी आंत में जब टर्च करने लगता है तो दर्द होने लगता है व्यक्ति को, तो डॉक्टर के पास जाकर चिड़वा फड़वा के उसको बाहर निकलवा देता है। अरे बात समझ में? हाँ हाँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 48। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। सही है, पेड़ से भी संबंधित है। और चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। यह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिले से। इसमें महिलाओं ने भी भाग लिए थे ना। जब वहाँ के ठेकेदारों के द्वारा कुल्हाड़ियों से पेड़ों को काटा जा रहा था तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, नहीं महिलाएं पुरुष, सब जाकर पेड़ों को पकड़ लेते थे और पकड़ कर चिपक जाते थे और कहते थे कि पहले हमको काटो तब उसके बाद पेड़ को काटना है। इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन। बस आज की सेवा यहीं पर समाप्त की जाती है।